हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्या है ये? क्या है ब्रिज का मतलब? ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है दो चीजों को कनेक्ट करना। जब आप 10th से 11th मूव कर रहे होगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बहुत वीक हो गए होंगे, जिनका 11th में बहुत मेजर रोल है, जिनका 12th में बहुत मेजर रोल है। तो उनको समझने के लिए हमें ये टॉपिक्स बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। और ब्रिज का सिंपल सा मतलब होता है बेटा दो चीजों को कनेक्ट करना। तो आपको 10th से 11th की तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 11th में बहुत अच्छा आपका टॉपिक्स हो जाए, बहुत अच्छे सब्जेक्ट आपका हो जाए, इसलिए अपन लेकर आए हैं आपके लिए आधार जेई बेस। आधार मतलब क्या आता है? बेस। आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने आए हैं बेटा। और बेस स्ट्रॉन्ग कर आराम से, मैं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे से आप अगर पढ़ेंगे ना चीजों को, तो आपके ये 10 लेक्चर के जो सीरीज है ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। यहां पर सबसे पहला लेक्चर हम लेकर आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहला लेक्चर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो बेसिक चीजें क्या है कि हम जब भी केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड बहुत स्टोरी है। आपने हाइड्रोकार्बन का नाम सुना होगा। हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? हाइड्रो और कार्बन, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब हमें कार्बन के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, हर एक नॉलेज होना चाहिए कि कार्बन क्या करता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपकी पीरियोडिक टेबल। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो कार्बन किस ब्लॉक में आता है? कार्बन आता है बेटा पी ब्लॉक में। और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कार्बन पी ब्लॉक में कुछ इस जगह पर आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए तो आपको कार्बन यहां दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं यह मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स से भरा हुआ एक टेबल है। आपने पता है आपकी पीरियोडिक टेबल क्यों बनी थी? काफी सारे एलिमेंट जब मिलते गए तो उन्हें रीअरेंज किया गया, जिससे कि वो हमें आसानी से उसकी प्रॉपर्टीज बता सके। उसके बेस पे उन्हें एक एक ब्लॉक में रखा गया कि सेम प्रॉपर्टीज के हैं तो सेम फैमिली में रखा गया। तो ये बेसिक बातें थी हमारे लिए। तो आगे की बात करते हैं, कार्बन से रिलेटेड बातें हैं। तो कार्बन से रिलेटेड बातें में ये पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो हमें पूरी तरीके से कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। अगर मैं कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ूं तो मुझे यह समझ में आता है कि अगर मेटलॉइड्स की बात करूं तो ये क्या है? मेटलॉइड्स है, बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम। नॉन मेटल की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कार्बन से लेकर ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो कार्बन किस सीरीज में आता है? नॉन मेटल में। अगर मैं मेटल की बात करूं तो एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब क्या है? मेटल है। मतलब ये आपको इनऑर्गेनिक के बेसिक पार्ट बताता है, पीरियोडिक टेबल की बेसिक प्रॉपर्टीज को बताता है। तो बात करते हैं जस्ट थोड़ा सा आगे। कार्बन की बात करें तो व्हाई टू स्टडी कार्बन सेपरेटली? अपन कार्बन को ही अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात यह आती है कि हम कार्बन को अलग से पढ़ क्यों रहे हैं बेटा? आप एक चीज बताओ, आप किसी भी चीज को अलग से कब पढ़ते हो? जब उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जब उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी पूरी जिंदगी में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। जितना ज्यादा उसका यूज होगा ना, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, इसलिए वो बहुत बड़ा पार्ट है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके बिहार पे बनी है? कार्बन के बेसिस बनी है। इसलिए कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हो ना, इंसान से लेकर नॉन लिविंग थिंग्स भी, उन सब में कार्बन है। और जब उन सब में कार्बन है तो आप बताइए कार्बन को सेपरेटली पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इसीलिए अपन कार्बन को बिल्कुल अलग से सारी चीजों में पढ़ रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर पूरा पूरा आता है 10th में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसी को मैं पूरी तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल है। सिंबल क्या होता है कार्बन का? सी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आपको पता ही है कॉन्फ़िगरेशन में 2,4 मतलब 1s2, 2s2,
2p2। तो क्या कहीं ना कहीं यहां की बात करूं तो 2,4, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यही मैं यहां से बता रहा हूं। क्या मुझे दिख रहा है कि 1s में, क्या मुझे दिख रहा है 1s में 2 है? क्या 2 में 2p में अगर देखें तो 2s2 2p2, मतलब टोटल कितने हो गए? 4। कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यही मुझे जानना है कार्बन के बारे में। मतलब अब इनकी जो बॉन्डिंग्स होगी ना, वो पूरी की पूरी इसी के बेसिस पे होगी, पूरी की पूरी इसी के बेसिस पे चलने वाली है। तो मुझे बेसिक पार्ट क्या पता होना चाहिए कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बेसिक पार्ट हमें समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो बॉन्डिंग की बात करने वाले हैं हम यहां पर। कार्बन की कैसी कैसी बॉन्डिंग होती है? अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो आपने 2 टाइप के बॉन्ड पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड और एक आपने पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? बेटा आयनिक बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हूं या गेन कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं या गेन कर रहा हूं, तो मैं कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा? आयनिक बॉन्ड। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या सोडियम 2,8,1 होता है? सोडियम कितना होता है? 11। 11 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2,8,1, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होता है? 17। तो 2,8,7। अब मैं इसके बिहाफ पे पूरी चीज समझाने वाला हूं, जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए मुझे सोडियम और क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म करना है, क्या क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कहीं ना कहीं 7 इलेक्ट्रॉन है? आपको दिख रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या कहीं ना कहीं सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से लूज कर दे, तो क्या ये अपने कहीं ना कहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा? और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद अगर Cl उसका 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो क्या ये दोनों अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरी तरीके से फुलफिल कर लेंगे? तो सोच के देखो, अगर यहां 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो लूज करना मतलब कमी, और कमी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? जब कभी कमी होती है ना, तो हम उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में जाते हैं, तो हम वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से लूज करेगा, और Cl क्या करेगा? गेन कर लेगा। कहने का मतलब ये जो NaCl का बॉन्ड बनेगा, ये कहीं ना कहीं कैसा बॉन्ड होगा? ये आयनिक बॉन्ड होगा। ये कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन है। क्या मुझे पता है कि क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्या मुझे पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो सोचो बेटा, अगर मैं इस 7 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो क्या कहीं ना कहीं उस पर 8 इलेक्ट्रॉन वो फुलफिल हो जाएगा? उसका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होने पर क्या वो स्टेबल बन जाएगा? तो कहने का मतलब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर ले, तो सोचिएगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl का ले ले, तो क्या अब इसके आउटर मोस्ट सेल में आपको कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे? इसी तरीके से अगर ये दूसरा वाला जो Cl है, ये भी बोले भैया अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, तो एक काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं शेयरिंग कर रहा हूं, इसका मतलब शेयरिंग करने से कौन से बॉन्ड बनते हैं? तो शेयरिंग करने से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ओवरऑल जब यहां पर बॉन्ड बनेंगे, तो क्या वो Cl और Cl के बनेंगे। अब दोनों के पास क्या क्या है? आउटर मोस्ट सेल में दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड बोलूंगा। तो आपको ये बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? क्या इलेक्ट्रॉन की लूज या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? मैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलूंगा। बात करते हैं कार्बन की, कि कार्बन में ऐसा क्या है। भैया कार्बन की बात करूं तो एक बात बताओ जरा मुझे, कार्बन में क्या आउटर मोस्ट सेल में कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अगर मैं इसके आयनिक कैरेक्टर की बात करूं, तो आयनिक कैरेक्टर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर ले?
तो क्या आपको एक बात समझ में आती है कि अगर इस कार्बन को सर आपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो ये पूरी तरीके से 2,8 में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना अपने आप में कोई छोटी बात तो नहीं है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना यह भी अपने आप में कोई बहुत ही बड़ी बात या छोटी बात मैं कह सकता हूं कि बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा क्या है सर, दिक्कत क्या हो रही है? 1 इलेक्ट्रॉन में दिक्कत नहीं हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन में दिक्कत नहीं हो रही है, 3 में दिक्कत नहीं होती है, 4 में ऐसा क्या हो जाता है जो दिक्कत हो जाती है? तो 4 में जब क्या होता है बेटा, एक चीज सोचो कि एक आप हो, आपको मैं बोलूं कि आप अपने 2 दोस्तों को हैंडल करना है आपको, ठीक है? तो आप 2 दोस्तों पे पूरी नजर रख सकते हो, आपको पता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, आपकी दोस्ती अच्छी है, काफी अच्छा अट्रैक्शन है। लेकिन आपके पास 10 दोस्तों या 20 दोस्तों, तो आप 20 दोस्तों को कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर सकते हो। तो सोचो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो टोटल कहीं ना कहीं 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। 6 तक की बात तो सही थी, लेकिन सोचो अगर 10 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आ गए, अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या उनका अट्रैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब उनका अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी? नहीं होगी। यही रीजन है कि कार्बन में कभी भी आयनिक बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। कार्बन में जनरली आयनिक बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। मतलब कार्बन ना तो -4 में आता है, ना ही कार्बन +4 में आता है। यहां पर यह खास बात है कि कार्बन -4 और +4 क्या है? अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो बेटा हमें पता ही है कि ये इस तरीके के बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में क्या होता है? काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो इस तरीके से कार्बन की बात करूं तो कार्बन में जनरली हम आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि कार्बन में, मैं आपको यही समझा रहा था कि कार्बन में जब +4 और -4 आता है तो इसके न्यूक्लियस को मैनेज करना क्या होता है? टफ होता है। तो यही चीज बोली गई है यहां पर कि लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कार्बन एटम विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लिविंग द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे भाई, 4 यहां पर मूव कर जाएंगे, तो यहां पर क्या हो गए? 6 प्रोटॉन। द न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 4 निकल ही गए तो बचे कितने थे? 2। इसका मतलब वो होल्ड कितनों करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अब टोटल कितने हो गए उस पर? 10। 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को होल्ड करना क्या है? काफी टफ है। इसीलिए वहां पर क्या होता है, जनरली हम आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करते हैं। तो आगे की बात करते हैं। अब आती है बात कि हम कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं कार्बन में, या फिर कार्बन से रिलेटेड किस तरीके से N2 जैसे मोनोवैलेंट या फिर बाईवैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट, इस तरीके से किस तरीके से इन्हें हम ऐड करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, क्या आपको नाइट्रोजन के बारे में नॉलेज है कि नाइट्रोजन में कहीं ना कहीं क्या होता है? 2,5 होता है। सही बात है। 2,5 की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट शेल में अब कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अगर मैं दूसरे नाइट्रोजन की बात करूं तो सेम ही चीज होगी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक क्या होता है? लोन पेयर होता है, और बाकी के 3 क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं। अब जब मैं इन्हें बॉन्ड पेयर को मैच करूंगा तो सोचो इनकी शेयरिंग कर रहा हूं मैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्म करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्म करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मतलब अब इन्होंने शेयरिंग की है, तो मुझे बताइएगा 3 बॉन्ड आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? और लोन पेयर वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने लोन पेयर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। तो ये है पार्ट किसका? इस तरीके से हम कोवैलेंट कैरेक्टर को बताते हैं, हम कोवैलेंट बॉन्ड को बताते हैं। हम यहां पर मान लीजिए अगर मैंने यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करने की कोशिश की होती, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। वो चाहता है कि उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो काम हो जाएगा। और कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर कार्बन ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ ले तो कहीं ना कहीं कार्बन भी फुलफिल हो जाएगा, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन भी फुलफिल हो जाएगा। मतलब क्या इस 1 इलेक्ट्रॉन से इस 1 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो सकती है? इसी तरीके से क्या मुझे एक और हाइड्रोजन चाहिए होगा जिससे कि यह बॉन्डिंग कर सके? इसी तरीके से मुझे एक और हाइड्रोजन चाहिए होगा जिससे यह बॉन्डिंग कर सके।
और इसी तरीके से मुझे एक और हाइड्रोजन चाहिए होगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। क्या फाइनली मुझे दिख रहा है कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुके हैं, जहां हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी फुलफिल हो चुका है और कार्बन में भी फुलफिल हो चुका है। ध्यान से देखिए, ये है CH4, इसे ही बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन बोलते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि किस तरीके से यहां पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। मान लीजिए मुझे यहां पर कुछ और फॉर्म करना होता, लेट सपोज O2 फॉर्म करना है। अब आपको ऑक्सीजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए पूरी तरीके से। कैसे? ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कहीं ना कहीं 8। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या 2,6 में आएगा? और 2,6 में आएगा बेटा, तो मुझे आप बताइएगा क्या इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है? जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे यह बॉन्ड बनाकर फुलफिल हो जाए? तो कहीं ना कहीं मुझे 2 ऑक्सीजन की बात बोली गई है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दूं तो इस ऑक्सीजन को कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यह ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक उसी तरीके से यह ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, और शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब बताओ, इस फाइनली क्या ये अपने आप में एक बॉन्ड बनाएगा? क्या ये अपने आप में एक बॉन्ड बनाएगा? तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या ये O2 कुछ इस तरीके से दिखने वाला है? बताइए। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज होती है कि हम कैसे बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मैं F2 की बात करूं, हैलाइड की बात करूं, तो क्या हैलाइड की बात करें तो यहां पर हैलाइड में क्या कहीं ना कहीं 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 2,7। क्या इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मुझे बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पाकर फुलफिल हो जाएगा? और इसी तरीके से अगर ये F भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो मुझे बताओ, इन दोनों की कहानी में दोनों खुश हो जाएंगे। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये 8 इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये 8 इलेक्ट्रॉन। क्या एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है? इसका मतलब क्या बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड F ही आना चाहिए। ये है F2। इस तरीके से हम बॉन्ड्स को बताते हैं। तो क्या आपको यह प्रॉपर्टी पूरी तरीके से क्लियर हो गई है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स का क्या मतलब होता है? एलोट्रोप्स का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप हैं, आप अपने कई सारे बिहेवियर में पाए जाते हैं, आपके कई सारे रूप हैं, आप घर में कुछ और हो, आप बाहर कुछ और हो, आप स्कूल में कुछ और हो, अपने दोस्तों के साथ कुछ और हो, लेकिन आप हो तो एक ही ना। बस आप कई सारी एग्जिस्टेंस को पा रहे हो, आप कई सारे रूप में पाए जा रहे हो। तो मुझे आप बताइएगा, क्या एलोट्रोप्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कार्बन अपने कितने फॉर्म में पाया जा रहा है? दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरीन बोलते हैं, बल्क मिस्टर फुलरीन। क्या होता है मैं ये डिस्कस करने वाला हूं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या इसका मतलब समझ में आया कि एलोट्रोप्स का क्या मतलब होता है? एलोट्रोप्स का सिंपल सा मतलब है कार्बन अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितने रीअरेंजमेंट कर सकता है, कितने तरीके से पाया जा सकता है, किस फॉर्म में पाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। क्लियर हो गया एलोट्रोप्स? चलिए अब बात करते हैं कि डायमंड कैसा दिखता है, ग्रेफाइट कैसा दिखता है और फुलरीन कैसा दिखता है। अगर मैं डायमंड की बात करूं, आपने डायमंड आसपास देखे होंगे, कहीं ना कहीं ज्वेलरी में देखे होंगे, लेकिन आपको उसमें कार्बन जैसा शेप नहीं दिख रहा होगा, कुछ अलग तरीके का शेप दिख रहा होगा। डायमंड की खास बात पता है क्या होती है? डायमंड की खास बात यह होती है कि कार्बन जो है ना, उसकी कहीं ना कहीं 4 वैलेंसी होती है, और कार्बन की चारों वैलेंसी मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी चारों वैलेंसी के साथ कार्बन से ही कनेक्टेड होता है, और आगे वाले कार्बन भी अपनी 4 वैलेंसी के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर आगे वाले कार्बन भी अपनी 4 वैलेंसी के साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब सोचो, किसी भी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, सबके पास अपने अपने कहीं ना कहीं बॉन्ड होंगे और सब पे क्या होगा? कार्बन होगा। तो जब कोई बॉन्ड ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं डायमंड।
डायमंड अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि यार हम इसे ब्रेक नहीं कर पाते, ठीक है। कार्बन कार्बन में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि इसे ब्रेक करना कहीं ना कहीं बहुत टफ है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हीट चाहिए, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टेम्परेचर चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं ये ब्रेक होते हैं। अब जरा डायमंड को और अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, अगले फिगर में जरा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो मैंने आपको यही बताया कि डायमंड में कहीं ना कहीं क्या होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, चीज प्रॉपर्टी हमें पता है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों बताया मैंने, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत तगड़ी होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा नेचर में कौन हार्ड है, तो वो है डायमंड। अब बात करते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब कार्बन ध्यान से देखिएगा बेटा, जब कार्बन अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो चारों कार्बन से ही तो कनेक्ट हो रहा है। और जब चारों कार्बन से कनेक्ट हो रहा है तो क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन होगा? हाइड्रोजन नहीं होगा। और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? इसका मतलब ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन पूरी तरीके से क्या होता है, अब्सेंस होता है। ठीक है, चलिए, इनसॉल्युबल इन वाटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में क्यों सॉल्युबल नहीं है? बेटा एक चीज बताओ, सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट। आप हो, आपकी दोस्ती आपके जैसे लोगों के साथ होती है, आप उनके साथ दोस्ती नहीं करते हो, या फिर उनके साथ दोस्ती की प्रेफरेंस नहीं रखते हो जो इनकी सोच आपसे अलग हो, जिनकी सोच आपसे मैच करती है ना, आप उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हो। और जब आप उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हो, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट। यार एक चीज बताओ, कार्बन में सब जगह क्या कार्बन 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 मतलब ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो मुझे बताइएगा, आपने हमेशा एक चीज पढ़ी हुई है कि डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, नेट चार्ज पढ़ा होगा। जब कोई ईएन का डिफरेंस ही नहीं है तो मुझे बताओ क्या कोई चार्ज जनरेट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ईएन का डिफरेंस है, और जब ईएन का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्या यहां पर कहीं ना कहीं चार्ज सेपरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ, चार्ज के पास चार्ज होना चाहिए ना, चार्ज के पास कोई चार्ज वाला है ही नहीं, तो क्या वहां पर कोई भी कहीं पर भी कोई सॉल्युबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। और सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी, यही रीजन है इनसॉल्युबल इन वाटर और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो मुझे यह समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मैं हर एक पॉइंट को क्लियर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट के बारे में बताता हूं मैं आपको, ग्रेफाइट में क्या ऐसा होता है, क्या होता है इसका दूसरा फॉर्म। ग्रेफाइट का सिंपल सा मतलब होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, यहां पर अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, इसके साथ 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं इस 6 मेंबर्ड रिंग में कुछ इस तरीके से लेयर्स बन जाती हैं, कुछ इस तरीके से क्या बन जाती हैं, लेयर्स। और ये एक बेस है बेटा, ये एक क्या है, एक बेस है, और बेस के नीचे एक बेस लगा हुआ है और नीचे लेयर कनेक्टेड है। लेकिन हर एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो क्या एक वैलेंसी फ्री होगी जो कि हाइड्रोजन होगी, और फ्री वैलेंसी है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताइएगा बेटा, क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या ये गुड कंडक्टर होते हैं? गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये कहीं ना कहीं कैसे दिखते हैं? ब्लैक दिखता है, आपने ग्रेफाइट देखा होगा, पेंसिल्स में देखा होगा, ठीक है। कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम रखने के लिए लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि भैया कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़िया होगा। स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा स्मूथनेस इसमें आती है, स्लिपरी होते हैं थोड़े से, ठीक है। ये इनके बेसिक कैरेक्टर है, ये इनके केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बाकी आपको बारे में क्या समझ में आया कि एक लेयर के तरह होते हैं। फ्री, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये क्यों बैड कंडक्टर है या क्यों गुड कंडक्टर है? तो डायमंड बैड कंडक्टर क्यों था? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और कहीं ना कहीं वो एक गुड कंडक्टर की तरह यूज होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास फुलरीन। फुलरीन एक अपने आप में काफी स्टेबल चीजें होती है। क्या, क्यों स्टेबल है?
स्टेबल इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज कार्बन कार्बन बॉन्ड से बने होते हैं। खास बात क्या है फुलरीन की कि फुलरीन में एक तो होता है 6 मेंबर, दिख रहा होगा आपको, और एक होता है बेटा 5 मेंबर। आपको दिखना चाहिए बेटा 5 मेंबर, देखिए कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब एक 5 मेंबर रिंग है और एक 6 मेंबर रिंग है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से एक फुटबॉल की तरह दिखता है। एक 6 मेंबर है, एक 5 मेंबर है, देखो एक हेक्सागन है, एक पेंटागन है। तो इस तरीके से ये C60 फॉर्मेट में फुटबॉल की तरह दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहीं ना कहीं इसे हम कहते हैं फुलरीन कहते हैं। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि किसे हम क्या कहते हैं और किस तरीके से जानते हैं। बहुत ही बकी बॉल्स जैसा होता है, 20 हेक्सागन्स होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं, ठीक है। और पूरी तरीके से अगर कॉमनली बात करें तो पूरा क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ C60 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहां पर भी आप देखो तो कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है। हाइड्रोजन क्यों फ्री नहीं है भैया, यहां पर अगर आप देखें तो आपको बॉन्डिंग दिख रही होगी, देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। तो यहां पर ये बात भी अपन सीख सकते हैं। तो अब आते हैं अपन किसमें, अब आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की कहीं ना कहीं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स और केमिकल फॉर्म्स के बारे में। तो हमें यह समझ में आया कि किस तरीके से डायमंड, किस तरीके से ग्रेफाइट, किस तरीके से फुलरीन वर्क करते हैं। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास वर्सेटाइल नेचर, किस तरीके से वो हमें दिखते हैं। बेटा कार्बन की खास बात क्या है ना, कार्बन कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा चेन्स को कनेक्ट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कोई एलिमेंट नहीं है जो कर सके, कार्बन कर सकता है। 4 वैलेंसी होती है, कनेक्ट करते जाओ, बड़ी बड़ी चेनें बना सकता है। मतलब ये इसके वर्सटाइल नेचर में क्या हो सकता है, एक सिंगल चेन के रूप में भी आ सकता है, ब्रांचिंग में भी आ सकता है, या फिर साइक्लिक चेन में भी आ सकता है। कई सारे मतलब बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, फॉर्म करता है। इसे ही बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन का सिंपल सा एक ही मतलब है, कैटेनेशन का सिंपल सा मतलब है बहुत बड़े फॉर्म को फॉर्म करना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब उसकी 4 वैलेंसी। तो भैया 4 वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी को हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या हम उसको चेन में कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम उसे साइक्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम यहां पर ब्रांचिंग की बात करें तो बिल्कुल ब्रांचिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्बन को कार्बन के साथ ही जोड़े, नहीं, आप कार्बन को किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो। फाइनली आपको क्या फॉर्म करना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कितना तगड़ा रूप है यार कार्बन का, कार्बन बनाया ही तगड़े तरीके से गया है। तो पूरे ऑर्गेनिक में आप देखोगे ना तो कार्बन ही कार्बन दिखाई देंगे, और कार्बन ही कार्बन दिखाई देंगे, मतलब कितना भयंकर रोल है भाई कार्बन का, ठीक है। तो इस कार्बन को अपने को पढ़ना बहुत अच्छे से बेटा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। अब मेजर पार्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। अब यहां मेजर पार्ट शुरू होगा हाइड्रोकार्बन। अभी तक तो मैं सारी स्टोरी बता रहा था आपको, किस तरीके से क्या क्या होता है, क्या क्या उसके कहीं ना कहीं फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा था। अब जरा देखिएगा हाइड्रोकार्बन, जरा नाम को समझो आप। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं खुद कार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बन रहे होंगे वो सब क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। अब जरा यही चीज बोली गई है, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। देयर डेरिवेटिव मतलब हो सकता है वहां OH जोड़ दे, तो भैया कार्बन को OH के साथ जोड़ोगे तो अल्कोहल बनाएगा। कार्बन में कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके की प्रॉपर्टीज जोड़ोगे तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, आप इस कार्बन से Cl जोड़ दो तो भैया ये हैलाइड है, ये एल का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप, तो इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं, एल्काइल हैलाइड बोल सकता हूं। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है, हमें ध्यान आ जाती है, हम पढ़ते पढ़ते इसको सीख जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। जरा समझिएगा ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे आएगा। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब है बेटा जो सिंगल बॉन्ड में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में। कहने का मतलब मान लीजिए कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो ये पूरी तरीके से क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
कार्बन है। अगर मैं बात करूं कि सर कोई भी एल्केन यूनिट, भाई एल्केन का मतलब क्या है, जहां सब जगह क्या क्या हो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए, मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो यहीं पर खास बात आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन 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 सब सिंगल बॉन्ड में थे, क्या इनके पास कुछ वैलेंसी भी होती जो हाइड्रोजन के नाम से जानी जाती। मान लो मैंने हाइड्रोजन को H2 फॉर्म में रिमूव कर दिया, मान लो मैंने हाइड्रोजन को H2 फॉर्म में रिमूव कर दिया, तो क्या हाइड्रोजन के रिमूव होने से क्या इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहे होंगे। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और बॉन्ड फॉर्म करके क्या ये एक एल्कीन को फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो क्या डबल बॉन्ड सैचुरेटेड में आता है या अनसैचुरेटेड में आता है, अनसैचुरेटेड में आता है। अगर मैं बात करूं यहां पर पूरी तरीके से सैचुरेशन के बाद अगर ये कार्बन कुछ 1-2 से ना हटकर उनके हाइड्रोजन 1-4 से हटते, 1-4 का मतलब क्या होता है बेटा, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, 1 2 3 एंड 4, यहां पोजीशन क्या थी 1 एंड 2, तो अगर 1-4 से हट रहा है ना तो 1-4 से हटने पर वैलेंसी भी किसकी फ्री होगी, 1 और 4 की, और जब वैलेंसी फ्री होगी तो इन वैलेंसी को अगर मैं मिला दूं तो सोचो 1 से 4 तक मिलाने पर क्या आपको साइक्लोब्यूटेन मिलना चाहिए। साइक्लोब्यूटेन का मतलब क्या है, साइक्लो मतलब साइक्लिक, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो पूरी तरीके से क्या हो गए, एक साइक्लोब्यूटेन हो चुके। तो यह कहने का मतलब है कि अगर मुझे कभी भी कोई एल्कीन हो, कोई साइक्लिक हो, कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी क्या होंगे, अनसैचुरेटेड में आएंगे, और अगर मैं साइक्लिक की बात करूं तो साइक्लिक भी किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड में ही आएंगे। तो ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे की बात करते हैं। बात यहीं पर बढ़ाई गई है, यही मैं आपको समझा रहा था कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सी सिंगल बॉन्ड सी कार्बन, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन भी आ सकता है, एल्काइन भी आ सकता है, और साथ ही साथ यहां पर मैंने आपको बोला साइक्लिक भी आ सकता है। तो साइक्लिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। देखो किसी भी एल्केन यूनिट में, किसी भी एल्केन यूनिट में अगर हाइड्रोजन यूनिट की कमी हो जाए ना तो वो हमेशा सैचुरेटेड से अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यही रीजन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आती है, एल्काइन आती है या साइक्लिक आती है। क्यों, ये तभी फॉर्म होंगे जब फ्री वैलेंसी आएगी और वो मल्टीपल बॉन्ड में फॉर्म हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये हमें सीखना है बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे सीखते हैं, हम जनरल बातों में बताऊंगा आपको, आप इनऑर्गेनिक में और डीप में जाके इसे सीखने वाले हो, ठीक है। तो देखिएगा जरा, अगर मैं यहां पर सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, ध्यान से देखिए, इसमें प्रैक्टिस भी अपन करेंगे बेटा। अगर मैं यहां सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है कि अगर सिंगल बॉन्ड में कोई भी पहला बॉन्ड, सिंगल पहला बॉन्ड, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और जो भी पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो पाई बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड जितने भी आते हैं ना, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड आएंगे वो सब क्या होंगे, वो सब पाई बॉन्ड होंगे। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास यहां पर एक इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन होता है बेटा, इथेन होता है C2H6। अगर मैं इसे बॉन्ड बनाऊं तो C2H6 का सिंपल सा मतलब क्या है, कैसे बनेगा ये C2H6, जरा देखिएगा जरा, ये रहा अपने पास कार्बन, ये रहा अपने पास कार्बन, फ्री वैलेंसी कौन कौन सी है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करोगे। मैंने आपसे कहा ना, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड है, क्या आपको दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7, तो यहां कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 7 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना बहुत ईजी है। मान लो यहीं पर मैं एक पाई बॉन्ड का एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर एक पाई बॉन्ड बनाया कुछ इस तरीके से, क्या इसकी 2 वैलेंसी बिजी है, तो फ्री वैलेंसी को मैं क्या बोलता हूं, हमेशा हाइड्रोजन बोलता हूं। क्या 2 वैलेंसी बिजी है
तो फ्री वैलेंसी को हमेशा क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, आप बताइए। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है? क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? बेटा पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। मल्टीपल बॉन्ड एल्कीन है तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन क्या यहां आपने एल्कीन देखी, क्या यहां आपने एल्काइन देखा? इसका मतलब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सैचुरेटेड है। अगर मैं यहां पर सिंगल बॉन्ड को काउंट करूं तो पहला सिंगल बॉन्ड 1 2, क्या पहला सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा ही होगा। 3 4 और 5। मैंने इसे क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये कहीं ना कहीं डबल मतलब एक एक्स्ट्रा मल्टीपल बॉन्ड है। इसका मतलब एक क्या हो गया, एक पाई हो गया। और अगर मैं यहीं पर सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा एंड 1 पाई। इस तरीके से अपन काउंट करते हैं तो बहुत सिंपल सा हो गया। सिग्मा, हर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 गिनते चलो, जितने सिंगल बॉन्ड है ना सब सिग्मा। मल्टीपल बॉन्ड जितने आए उसमें क्या आएंगे फिर, पाई। जैसे अब मैं यहीं पर एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप बताइएगा जरा। अगर एल्कीन की पूछूं तो 1 सिग्मा 1 पाई। इसी तरीके से अगर मैं एल्काइन की पूछूं तो सिग्मा तो एक ही होगा ना भाई, पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा ना। बचे हुए 2 बॉन्ड क्या होंगे, पाई, मतलब 2 क्या हो गए, पाई हो गए। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई। अब आपको मैं यहां पर काउंटिंग करना सिखा रहा हूं सिग्मा और पाई की, जरा देखिएगा। यहां पर आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो क्या सिंगल बॉन्ड में सिर्फ वही काउंट होंगे जो दिख रहे हैं? नहीं। पहली चीज, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ये एक लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन की बात करूं तो कार्बन में जो फ्री वैलेंसी होती है ना, जितनी भी फ्री, एक बिजी है तो बाकी बची फ्री वैलेंसी क्या होंगी, 3 कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होंगे। मैंने 3 क्यों बोले, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक उसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, कितने बच रहे हैं, 3। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 वैलेंसी बिजी है, 2 और 3, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 होगा। 1 2 3 वैलेंसी बिजी है, हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होंगे। 1 2 3 वैलेंसी बिजी है, बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होंगे। जरा ध्यान से, 2 वैलेंसी बिजी है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं, 4। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा है। अब बताओ मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड, क्या मुझे दिख रहा है कि भैया सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करना चाहते हो तो भैया सिग्मा बॉन्ड यहां पर आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिख रहा है। 3 ये, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 तो हाइड्रोजन ही हो गए, 9 10 11 12, तो इसका मतलब टोटल सिग्मा कितने हो गए, 12 सिग्मा। और पाई की बात करूं तो 1 और 1 मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो 12 सिग्मा एंड 2 पाई। क्या आपको यह क्लियर हो गया कि सिग्मा और पाई कैसे काउंट करते हैं? जरा एक और देखिएगा, एक और एग्जांपल आप करेंगे, बिल्कुल सही करना है बेटा, मैं बना के दे रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या मुझे सिर्फ कार्बन कार्बन को देखना होता है या फिर मुझे हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है बेटा, हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर फॉर्म करना है तो सिग्मा बॉन्ड में CH बॉन्ड भी होगा और CC बॉन्ड भी होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या यहां 3 वैलेंसी बिजी है तो एक फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन होगी। क्या यहां चारों वैलेंसी कनेक्ट हो चुकी है कार्बन की तो हाइड्रोजन नहीं होगा। 1 2 3, क्या 3 वैलेंसी बिजी है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होंगे। यहां देखिए 2 वैलेंसी एल्कीन में, 1 एल्केन में, क्या 1 फ्री होगी जो कि हाइड्रोजन होगी।
एक और एक, दो वैलेंसी बिजी है, इसका मतलब दो फ्री होंगी और फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन होंगी। एक वैलेंसी बिजी है, बची तीन वैलेंसी क्या होंगी, फ्री वैलेंसी होंगी, जो कि हाइड्रोजन होंगी। तो अब मुझे आप बताइएगा, जरा इनको ध्यान से देखिए, तो बताइए सिग्मा कितने हैं, जरा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 13 बॉन्ड हो गए सिग्मा। जरा पाई को बताइएगा, क्या मल्टीपल बॉन्ड पाई होता है? पहला सिग्मा हो गया तो बचे कितने, 2 पाई। तो यहां से कितने आ गए, 2 पाई। यहां एक सिग्मा है तो दूसरा क्या है, पाई है। यहां से कितने आ गए, 1 पाई। बताओ टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए। तो इस तरीके से मैं सिग्मा भी काउंट कर सकता हूं और इस तरीके से मैं पाई भी फॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का आइडिया आपको हो गया। जरा साइक्लिक कंपाउंड में हम देख लेते हैं कि साइक्लिक में किस तरीके से सिग्मा और पाई आप काउंट करोगे। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक साइक्लिक चेन है, मैंने यहां पर साइक्लिक चेन ली है 6 मेंबर, ठीक है, और मुझसे पूछा गया है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। मुझे आप ये बताओ कि जब मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूंगा तो क्या साइक्लिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं ये फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगी? क्यों? कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। जब कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो उसकी फ्री वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन। यहां इसकी फ्री वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन। यहां इसकी फ्री वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन। और इस तरीके से मैं हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकता हूं। सही बात है क्या? अब जरा मुझे बताइएगा, जरा अब काउंट करेंगे। क्या आपको दिख रहा है कि टोटल 6 कार्बन थे, सब पे 2-2 हाइड्रोजन है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर 12 हाइड्रोजन है? क्या वो 12 हाइड्रोजन पूरी तरीके से सिग्मा बॉन्ड होंगे? क्या मैं यहां पर पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई मुझे दिख ही नहीं रहा। क्या ये साइक्लोहेक्सेन जो बनी है, ये साइक्लोहेक्सेन सी बॉन्ड भी तो कहीं ना कहीं सिग्मा होंगे। तो क्या 6 मेंबर्ड है, इसका मतलब यहां पर 6 सी बॉन्ड है, तो ये भी तो क्या होंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? यहां टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे 18 सिग्मा बॉन्ड। और अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई क्या होगा, पाई यहां पर 0 होंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो आपको यह समझ में आया कि सिग्मा क्या होते हैं और पाई क्या होते हैं, कैसे काउंट करते हैं। जरा एक क्वेश्चन और देखिएगा जरा। मान लीजिए मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है। कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पे मैंने यहां पर एक कार्बन कंटेनिंग मैथिल ग्रुप अटैच कर दिया है, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है कि इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई है, जरा काउंट करें। जरा काउंट करिए। क्या मुझे सबसे पहले हाइड्रोजन बना लेना चाहिए? बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है, जैसे हाइड्रोजन दिखेगा नहीं आपको, और जब कोई चीज दिखती नहीं है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार इस चीज को काउंट कैसे करें जब दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब माइंड से स्लिप हो जाती है। तो क्या मुझे उस हाइड्रोजन को बना लेना चाहिए? हर एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। जब हर एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो फिर उस पर कितने बॉन्ड फ्री वैलेंसी होगी? क्या हर एक बॉन्ड ने एक एक हाइड्रोजन रखा है? जरा सिग्मा देखें। सिग्मा काउंट करने का तरीका क्या है? सारे के सारे सी सिंगल बॉन्ड सी भी सिग्मा होंगे, सारे के सारे सी एच भी क्या होंगे, सिग्मा होंगे। इसका मतलब इनका समेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर मैं पाई बॉन्ड का बात करूं तो पाई मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 3 ही तो मल्टीपल बॉन्ड है, और जब 3 ही मल्टीपल बॉन्ड है इसका मतलब कहीं ना कहीं कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। जरा सी सिंगल बॉन्ड सी देखिएगा। 6 तो आपको रिंग दिख रही है, एक आपको एक्स्ट्रा ये दिख रहा होगा, मतलब 7 तो सी बॉन्ड दिख रहे होंगे, तो 7 सिग्मा यहां से आ गए। अच्छा CH देखो तो 3 यहां है, 5 यहां है, मतलब 3 यहां 5 यहां, टोटल हो गए 8 सिग्मा। तो 8 और 7 टोटल कितने हो गए, 15 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से अपन ने सिग्मा और पाई की काउंटिंग सीख ली है। क्या आपको कोई भी दिक्कत है सिग्मा और पाई बनाने में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर मैं अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करूं तो अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड में आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि अपन यहां पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करें तो कैसे करें, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए आपने बहुत बेसिक पार्ट पढ़ रखा है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना,
वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 क्या है? CnH2n+2 एक कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से एक कॉम्बिनेट करके एक फॉर्मूला बनाया गया है जहां पर आप n की वैल्यू अगर 1 रख दो तो आपको दिखेगा 1 रखने पर ये CH4 बनता दिख रहा है। n की वैल्यू अगर आप 2 रखो तो n की वैल्यू 2 रखने से C2H6 बन रहा है। n की वैल्यू अगर आप 3 रखो तो आपको C3H8 मिल रहा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां n की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं या फिर 3 रखूं तो मुझे एल्कीन का फॉर्मेट दिख रहा है और वो एल्कीन का फॉर्मेट है CH4। क्या 1 रखने पर, सॉरी, CH, एक कार्बन में तो कोई एल्कीन बन ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी भाई? एल्कीन बनाने के लिए आपको कम से कम कार्बन चाहिए भाई, तो एल्कीन तो नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या एक कार्बन रखने पर यहां पर कोई एल्कीन तो कभी फॉर्म होगी ही नहीं। अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो जैसे C2H4, C2H4 कैसा दिख रहा होगा? कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा C2H4। देखिए आप, एल्कीन भी बन गई और 4 हाइड्रोजन भी दिख गए। 3 रखने पर C3H6 बन सकता है। n की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो C4H8 बन सकता है। तो भाई साहब अगर आप देखो तो आप एल्कीन में क्या देख रहे हो? CnH2n एल्कीन होती है। एल्काइन में बात करें तो क्या आपको एल्काइन दिख रहा है कि एल्काइन में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आता है? अच्छा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, मान लो n की वैल्यू 2 रख दी तो क्या ये C2H2 आना चाहिए? जरा देखिएगा, CnH2n-2, CnH2n-2, क्या मुझे C2H2 दिख रहा है? और यही है बेटा C2H2। H कहां है? फ्री वैलेंसी जो भी है, ये फ्री वैलेंसी क्या है? यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां n की वैल्यू 3 रख देता हूं तो क्या यहां पर C3 और 3 तो 6 माइनस C3H4, देखिए ध्यान से देखो बेटा, तभी दिखेगा आपको, ध्यान से देखने पे दिखेगा। 3 रखो तो 3 2 6, 6 माइनस 2 कितने होते हैं? 4। तो C3H4 क्या है? एक एल्काइन यूनिट है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको इन सब में एक डिफरेंस दिख रहा होगा? इन सब में एक डिफरेंस दिख रहा है, वो है CH2 का। CH2 का डिफरेंस माइनस करो तो एक C बचेगा, 2 H बचेंगे, CH2 का डिफरेंस। 2 H बचेंगे, एक C बचेगा, ये भी CH2 का डिफरेंस। जरा इनमें देखो, चेक करो, जरा चेक करो, क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो CH2 का है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी कितने का है? CH2 का है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का है। इसका मतलब ये CH2 का डिफरेंस मुझे क्या बता रहा है? ये हम आगे वाले में पढ़ने वाले हैं। इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का सिंपल सा मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। सेम मतलब कहीं ना कहीं सेम जाति वाले। होमोलोगस, समान जाति बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं समान जाति। कहीं ना कहीं अगर मैं एल्केन को देख रहा हूं तो होमोलोगस ऑफ एल्केन क्या होगी? होमोलोगस ऑफ एल्केन का सिंपल सा मतलब है एल्केन तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें कार्बन बढ़ भी सकता है, कार्बन कम भी हो सकता है, कार्बन का इंक्रीमेंट भी हो सकता है, कार्बन का डिक्रीमेंट भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं बस CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। कार्बन 4 से 5 हो सकते हैं, 5 से 4 हो सकते हैं, मतलब ब्यूटेन और पेंटेन होमोलोगस है, क्योंकि वो भी एल्केन है, पेंटेन भी एल्केन है। तो ये क्या है? ये होमोलोगस कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन तो होना ही चाहिए, लेकिन एल्कीन के साथ साथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए? CH2 का। ये CH2 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, कई सारे NCH2 का डिफरेंस भी हो सकता है। यही कहानी यहां बोली गई है। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव द सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बट डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। किससे डिफर होना चाहिए? CH2 ग्रुप से डिफर होना चाहिए। यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज जस्ट एडिंग अ CH2 ग्रुप। आपको कभी भी अगली होमोलोगस सीरीज बनानी है तो आप क्या ऐड करेंगे? आप सिर्फ CH2 ऐड करेंगे और आपकी एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो होमोलोगस जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये तीनों क्या है? होमोलोगस है, क्योंकि सब एल्केन है, बस एक एक या दो दो कार्बन का डिफरेंस है। अगर मैं यहीं पर मान लो एल्कीन बनाऊं, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, भाई केवल कार्बन का ही तो डिफरेंस है,
क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब एल्कीन ही तो है, और जब सब एल्कीन ही है तो काय की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये सबके सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है। अब आती है फंक्शनल ग्रुप की बात। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप का मतलब नाम से समझो, उनके फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, एल्केन बहुत अलग रिएक्शन करता है, एल्कीन कुछ और अलग रिएक्शन करता है, अल्कोहल अलग टाइप की रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड अलग टाइप की रिएक्शन करता है। और जब इनके फंक्शन ही अलग अलग हैं तो फिर क्या होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप होंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच व्हेन अटैच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अगर वो किसी कार्बन से अटैच होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मैं उसे फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वाले ग्रुप, उन्हें क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। कौन कौन से बेसिक मुझे पढ़ने हैं? जैसे अल्कोहल की बात करूं तो अगर मैं यहां पर OH ग्रुप को यूज करता हूं, किसी हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देता हूं मैं OH ग्रुप से, तो वो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ये R क्या है, ये R मैं एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ले रहा हूं। कौन सा कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग। और कार्बन कंटेनिंग में मैंने हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया है, OH से रिप्लेस किया है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर CHO ग्रुप की बात करूं तो अगर ये पूरा पूरा CHO ग्रुप H को रिप्लेस करके लग जाए तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन की बात करूं तो कीटोन क्या होता है बेटा, कार्बोनिल तो होता है लेकिन दोनों तरफ क्या होने चाहिए, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, तभी वो कीटोन है। जैसे अगर मैं बात करूं ये कार्बोनिल है, ये H है, क्या इसके दोनों तरफ कार्बन है, नहीं, एक तरफ H है, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर यहां कार्बोनिल अटैच करता हूं तो इस कार्बोनिल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, दोनों कार्बन कंटेनिंग है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं, ये क्या है, ये कीटोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैलोजन्स, हैलोजन्स का सिंपल सा मतलब है अगर कोई R कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और मैंने हाइड्रोजन को एक हैलाइड से रिप्लेस कर दिया है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मैं उसे एक एल्काइल हैलाइड बोलूंगा। एल्काइल किसको बोल रहा हूं, कार्बन कंटेनिंग को, हैलाइड हैलोजन को, तो पूरा नाम क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। तो मैं इसे RX फॉर्म दे सकता हूं क्योंकि R एक एल्काइल कंटेनिंग है, X एक हैलाइड है, तो RX क्या हो गया, एक हैलोजन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक होता है बेटा C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। तो R के H को मैंने किससे रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया, कार्बोक्सिलिक, C डबल बॉन्ड OOH। तो इस तरीके से हमें ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगता है। तो आपको हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, तो अब आपको पहचानना है कि यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको क्लियरली पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। हो सकता है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि किस तरीके से कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको भी पढ़ाया है उसी के बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है बस। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल बहुत सुंदर है। यहां पर OH लगा दिया है मैंने, यहां हैलाइड लगा दिया है और यहां मैंने कार्बोनिल लगा दिया है। फोर्थ एग्जांपल, ध्यान से बेटा, गलती नहीं, गलती नहीं बिल्कुल भी, टर्मिनल कार्बोनिल है, यहां मैंने OH लगा दिया है। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ एग्जांपल एक साथ डिस्कस करेंगे बेटा, एक साथ डिस्कस करेंगे, तो जरा ध्यान से, गलती नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको फाइनली हर एक फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में है आपको पहचानना आना चाहिए बेटा, आपको पहचानना आना चाहिए, आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि हाँ ये क्या है। ठीक है, चलिए, एंड लास्ट वन इज, मैंने यहां कार्बोनिल कर दिया, यहां OH कर दिया है, यहां एल्डिहाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए फटाफट देखिएगा। पहले एग्जांपल में ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कार्बोनिल है लेकिन दोनों साइड क्या है, कार्बन कंटेनिंग है। और जब दोनों साइड कार्बन कंटेनिंग है इसका मतलब ये क्या है, ये कीटोन है बेटा, ये क्या है, कीटोन है। अगर मैं यहां की बात करूं तो क्या आपको कार्बोनिल दिख रहा है, तो क्या आप कार्बोनिल देखते ही कीटोन बोल देंगे, नहीं। क्या आप कार्बोनिल देखते ही एल्डिहाइड बोल देंगे, नहीं। आपको देखना होगा कि उस कार्बोनिल के दोनों साइड क्या है, कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है, ये कीटोन है।
और ये जो कार्बोनिल है, क्या इसके एक साइड आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एल्डिहाइड है बेटा। ये क्या है, ये एल्डिहाइड। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करूं, क्या ये सिंगल बॉन्ड है, OH है, इसका मतलब ये क्या है, ये एल्कोहल है बेटा। ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, कार्बोनिल तो है लेकिन दोनों साइड क्या लगे हैं, कार्बन कंटेनिंग, इसका मतलब ये क्या है, ये कीटोन है बेटा। कार्बन से Cl हैलाइड लगा है, तो क्या ये एल्काइल हैलाइड हो गया है, क्या ये एल्काइल हैलाइड हो गया है। जरा नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, कार्बोनिल है लेकिन कार्बोनिल से जस्ट कनेक्टेड OH है, और जस्ट कनेक्टेड OH होता है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कार्बोक्सिलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलिक कहते हैं। इसी तरीके से टर्मिनल कंटेनिंग बट H कंटेनिंग है, कार्बोनिल से H लगा है, तो बेटा इसे कहते हैं एल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या ये कार्बोक्सिलिक होगा, क्योंकि कार्बोनिल से डायरेक्ट क्या कनेक्टेड है, डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक होगा। कार्बोनिल से दोनों साइड क्या कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, तो ये दोनों साइड कार्बन है, मतलब ये क्या होगा, ये कीटोन होगा बेटा। यहां पर देखिए, कार्बोनिल के दोनों साइड क्या है, कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है, कीटोन है। क्या आप मैं इसको फास्ट लिख सकते हैं अपन, क्या यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन से OH कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या कनेक्टेड है, अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोहल। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करूं तो ये अल्काइल हैलाइड है, और अगर मैं यहां की बात करूं तो बेटा ये क्या है, ये अल्कोहल है, क्योंकि कार्बन से क्या कनेक्टेड है, OH। जरा लास्ट एग्जांपल देखिएगा, कार्बोनिल के साथ आपको OH दिख रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से अलग अलग अल्कोहल और कार्बोनिल नहीं है, अल्कोहल और कीटोन नहीं है, ये पूरा पूरा एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से कीटोन दिख रहा होगा आपको, दोनों तरफ कार्बन है, और ठीक उसी तरीके से एल्डिहाइड दिख रहा होगा, क्योंकि एक साइड क्या है, H है। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीख लेंगे ना, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेमिंग सिखाऊंगा कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो आपने आज क्या देखा, आपने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देखा, आपने फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखा, आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से सीखा, कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनके बारे में देखा, मतलब कार्बन के लगभग प्रॉपर्टीज आप जान चुके हो। इसके आगे की जो मेथोलॉजी है वो है IUPAC नेमिंग, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं उसको। अब आपको मैं नाम लिखना सिखाऊंगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। एंड देन अपन का और भी 2-3 पार्ट है इसके, जिसमें मैं पूरा कार्बन से रिलेटेड हर एक बात आपको डिस्कस करूंगा, जिससे आपका 11th काफी अच्छा हो जाए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने आए हैं बेटा यहां पर ना। आप लगे रहिए, काम करते रहिए और रिवीजन करते रहिए बेटा, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसकी जो PDF है, ये आपको लिंक में वहीं नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, पिन किया जाएगा, वहां जाकर इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। तो फुल प्रैक्टिस करते रहिए, फुल तैयारी करते रहिए, और इसी तरीके से अपन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।